नमस्कार, हर खबर हरियाणा देख रहे हैं आप और आपके साथ में हूं सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। 78वें स्वतंत्रता दिवस पर पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 11वीं बार तिरंगा फहराया। पीएम मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री 11वें स्वतंत्रता दिवस पर 98 मिनट का सबसे लंबा भाषण दिया। पीएम ने जहां एक तरफ सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार के कार्यों को गिनवाया। पीएम मोदी ने 98 मिनट लंबे अपने भाषण से सेकुलर कोर्ट रिफॉर्म, महिला अत्याचार, करप्शन और मेडिकल एजुकेशन से लेकर नई शिक्षा नीति का भी जिक्र किया। पीएम मोदी का कहना था कि अब हम चाहते हैं कि आत्मनिर्भर बने। देश के हर नागरिक उस सपने को पूरा करने के लिए, जन भागीदारी करने के लिए, जन आंदोलन बनाने के लिए आगे आता है, तब हमें निश्चित परिणाम मिलता ही रहता है। मेरे प्यारे देशवासियों, हम ये न भूलें कि देश उस परिस्थितियों से भी दशकों तक भी आजादी के बाद समय बिताया है, जब होती है, चलती है, अरे यार ये तो चलेगा, अरे हमें क्या मेहनत करने की जरूरत है, अरे मामला है अगली पीढ़ी दिखेगी, अरे हमको मौका मिला है यार मौज कर लो, आगे वाला आगे का जाने, हमें क्या करना है, हम अपना समय निकाल दें, अरे नया करने जाओगे कोई बवाल उड़ जाए। पता नहीं क्यों देश में एक स्टेटस को का माहौल बन गया था, जो है उसी गुजारा कर लो, यही का माहौल बन गया था। और लोग तो कहते हैं अरे भाई छोड़ो, अब कुछ होने वाला नहीं है, चलो, ऐसा ही मन मर गया था। हमें इस मानसिकता को तोड़ना था, हमें विश्वास से भरना था, और हमने उस दिशा में प्रयास किया। कई लोग तो कहते थे अरे भाई अगली पीढ़ी के लिए काम हम आदमी से क्यों करें, हम तो आज का देखें। लेकिन देश का सामान्य नागरिक ये नहीं चाहता, वो बदलाव के इंतजार में था, वो बदलाव चाहता था, उसकी ललक थी, लेकिन उसके सपनों को किसी ने तवज्जो नहीं दी, उसकी आशा आकांक्षाओं को, अपेक्षाओं को तवज्जो नहीं दी गई, और उसके कारण वो मुसीबतों को झेलते हुए गुजारा करता रहा, वो रिफॉर्म्स का इंतजार करता रहा। हमें जिम्मेदारी दी गई और हमने बड़े रिफॉर्म्स जमीन पर उतारे। गरीब हो, मिडिल क्लास हो, हमारे वंचित लोग हो, हमारी बढ़ती जाती शहरी आबादी हो, हमारे नौजवानों के सपने हो, संकल्प हो, आकांक्षाएं हो, उनके जीवन में बदलाव लाने के लिए रिफॉर्म का मार्ग हमने चुना। और हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर कुरुक्षेत्र में तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम ने कहा कि देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार आगे बढ़ रहा है और हमारी सरकार हर वर्ग का ध्यान रख रही है। इसके साथ ही उन्होंने विपक्ष पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने परिवारवाद को बढ़ावा दिया है, जिससे प्रदेश को नुकसान उठाना पड़ा है। अब प्रदेश की जनता विपक्ष को समझ चुकी है। स्वतंत्रता दिवस की मैं पूरे हरियाणा प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। ये आजादी ये बड़ी परिश्रम और तपस्या से मिली है, और हम सब ने इस आजादी को हर घर तिरंगा लगा करके सेलिब्रेट भी किया है। हर घर तिरंगा लगाने से एक देशभक्ति का जज्बा वो हम सब के अंदर वो आता है। मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये अपील भी करना चाहूंगा कि ऐसे अवसरों के ऊपर हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये स्वतंत्रता का, आजादी का वो पर्व है जिसको हम सब मिलकर के मनाते हैं। हमें ऐसे अवसरों के ऊपर ये संकल्प लेना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो एक लक्ष्य लिया है, एक संकल्प लिया है कि 2047 तक इस भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का
हम काम करेंगे। ये पूरे देशवासियों और हरियाणा वासी, मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों से ये अपील करूंगा कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हमने विकसित राष्ट्र 2047 तक बनाना है, हरियाणा पूर्ण रूप से संकल्प लेकर के हरियाणा का एक एक नागरिक उस विकसित राष्ट्र बनाने में अपनी भूमिका अदा करेगा। ऐसे अवसरों पर हमें यह भी संकल्प लेना चाहिए कि आज जिस प्रकार से लगातार टेम्परेचर बढ़ रहा है, वायु पोल्यूशन हो रहा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात का भी आह्वान किया है, एक पेड़ मां के नाम। ऐसे अवसरों के ऊपर भी हम सब एक एक पेड़ अवश्य लगाएं, उसकी परवरिश भी करें, ताकि जिस प्रकार से वातावरण ये गर्म हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, इससे राहत मिले और वातावरण वायु शुद्ध हो, इससे और हम स्वस्थ रहें, इसका भी संकल्प हमने आज लेना चाहिए। हमने इस स्वतंत्रता दिवस के ऊपर ये भी संकल्प लेना चाहिए कि हम जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत विजन का एक हमें दिया है, उस विजन को आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता के प्रति हम अवेयर हों और स्वच्छता को हम और गति से आगे बढ़ाने का काम करें, ताकि स्वच्छ होंगे तो बीमारियां भी दूर होंगी, बीमारियां दूर होगी तो हम स्वस्थ रहेंगे, और जब हम स्वस्थ होंगे तो हमें और नई ऊर्जा आएगी, और नई ऊर्जा के साथ जब हम काम करेंगे तो ये भारत ये विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं इस अवसर के ऊपर सभी को, हरियाणा प्रदेश वासियों को और खबर हरियाणा से लेते हैं, जहां पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बटोली ने वीरवार को सोनीपत के गांव अटेरना में आयोजित कुश्ती दंगल में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और बयान दिया कि कांग्रेस के नेता चाहे किसी भी तरह के बयान देते रहें, लेकिन अब उनका सच जनता के सामने आ चुका है। विधानसभा चुनाव में जनता की ताकत से तीसरी बार हरियाणा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार भाजपा बनाने जा रही है और इस दौरान उन्होंने कहा कि कुश्ती दंगल की तरह चुनावी मैदान में भाजपा के पहलवान नजर आएंगे। मनाते हुए आज ये हरियाणा का जवान, किसान, हरियाणा की महिलाएं, हरियाणा का युवा सभी ने आज मन बनाया है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार हरियाणा प्रदेश में बनेगी और तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट बहुमत की सरकार नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में बनेगी। बैठकों का दौर है जी, कुछ कार्यकर्ताओं में कोई जोश है? हमारे कार्यकर्ताओं में ढोल के साथ आज पूरे जोश में है। जिस प्रकार से आज इस दंगल में सभी पहलवान आए हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पहलवान की तरह इस चुनावी रण में उतरेंगे। यमुनानगर जिले के विलासपुर में बाढ़ग्रसित क्षेत्र का कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दौरा किया है। मोटरसाइकिल चलाकर सोमा नदी के तटबंध पर पहुंचे कृषि मंत्री कंवरपाल गांव खानूवाला चिंतपुर में बाढ़ग्रसित लोगों से मिले। कृषि मंत्री वही मीडिया से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री ने कहा कि बाढ़ से हुए नुकसान की भरपाई करेगी सरकार। संकट की घड़ी में हम ग्रामीणों के साथ खड़े हैं। बाढ़ से नष्ट हुई फसल की गिरदावरी पर रिपोर्ट भेज दी गई है। बाढ़ प्रभावित कई गांवों का दौरा किया है, किस प्रकार से मदद की जाएगी, क्या कहना? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान है और ये जहाँ से पटड़ी टूटी जो पहले गांव है उसमें वो चिंतपुर और खन्नूवाड़ा है, और इन गांव में वैसे भी गांव में भी काफी नुकसान है। फसल का तो नुकसान है, मैंने भी इस हिसाब से बात की, और जो फसल का नुकसान है उसकी हमने गिरदौरी करा दी, वो सरकार के पास भेज दी, और अभी मैंने इस हिसाब से कहा कि घरों में भी जो नुकसान है, और मैं समझता हूँ कि फ्लड के बाद ना 4-5 दिन बाद पता चलता है असली नुकसान का, क्योंकि मकान में कई बार पेड़ा में जाती है खराब। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं। काजल डोरे मैं तो तन 4 बोतल बिके कोनी पर 8 जान का खर्चा और भुगतो। अरे
जब बिक भी गई तो मुनाफा बस के किराए में चला जा है। अरे तू ऐसा लग रही है नॉन स्टॉप। अरे जीजी, जब हाथ में हो हैप्पी कार्ड तो बस का किराया क्यों लगेगा? तो बता, क्यों ना हाथों में। अरे वाह मेरी हरियाणा सरकार, आपने तो बना दिया मेरी संगीता का कारोबार नॉन स्टॉप। तभी तो सारे कहते हैं मारा हरियाणा नॉन स्टॉप हरियाणा। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। महेंद्रगढ़ में राव तुलाराम चौक पर डॉक्टर्स एसोसिएशन के बैनर तले डॉक्टरों ने एकत्रित होकर कलकत्ता में हुई ट्रेनी डॉक्टर की हत्या के मामले में न्याय की मांग की है और तुलाराम चौक से भगवान परशुराम चौक तक हाथों में कैंडल लेकर कैंडल मार्च निकाला। कैंडल मार्च में शामिल हुए डॉक्टरों ने कहा कि कोलकाता में जो एक महिला डॉक्टर के साथ हुआ है वो बड़ी ही शर्मसार घटना है, जिसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं और सरकार से मांग करते हैं कि इसकी फास्ट ट्रैक में सुनवाई हो और केंद्र सरकार इस मामले को कड़ा संज्ञान लेकर केंद्र की जांच एजेंसी से इसकी जांच करवाए और तुरंत दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाए, जिससे समाज में इस तरह की घटना की कोई पुनरावृत्ति न हो। प्रदर्शन किया है और क्या आज विगत दिनों हमारी एक रेजिडेंट डॉक्टर आरजीकर मेडिकल कॉलेज कलकत्ता में उस गुड़िया उस डॉक्टर का वर्चुअली मर्डर हुआ है और उसका ग्रुप में रेप किया गया है और उस गुड़िया की पवित्र आत्मा की शांति के लिए हम कैंडल मार्च निकाल रहे और उस गुड़िया को जस्टिस मिले। हर जितने भी बच्चे जो भी डॉक्टर्स पासिंग आउट स्कूल बच्चे हमारे दूर दूर कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं कि जो ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही अपने हाथ से करे। वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो कुछ नहीं कर रही। वहाँ पर डॉक्टर ने प्रोटेस्ट किया, उनके ऊपर भी हमला हो। तो हम ये चाह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने हाथ में ले, जहाँ तक CBI है वो अपने करे और डॉक्टर से आम आदमी की रक्षा करे। ये हमारा संदेश है लोगों के, समाज के लिए, सरकार के। ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि समाज कब जागे। ये मार्च इस बात को लेकर निकाला गया है कि सब तरह के बल होने के बाद भी सरकार कुछ नहीं है। ये मार्च निकालने का एक ही कारण है कि आम लोग क्यों नहीं बोल रहे। डॉक्टर्स को अलग से क्यों बोला गया है, अलग से डॉक्टर को ही क्यों बोलना पड़ रहा है और लोग क्यों नहीं आ रहे। ये मार्च निकालने का मतलब है चारों तरफ लोग आप देख रहे हो, देखने के लिए रुके हैं, देख रहे हैं, पूछ रहे हैं क्या हो रहा है। वो डॉक्टर थी लेकिन थी तो एक औरत ना, एक महिला के साथ अभद्र व्यवहार हुआ, उसको जीने का हक छीन लिया गया। नहीं, आम आदमी का क्या हाल होगा आप सोच के देखो। आम जो मणिपुर में हुआ था, आम बेटियां थी, कितना बुरा हाल हुआ। वो चल फिर भी अग्री कर ले, कम से कम एक डॉक्टर बेटिया अगर देश में सुरक्षित नहीं है ना तो आम आदमी की आप कल्पना कर सकते हो कि इतनी 77वीं वर्षगांठ बनाने का कोई फायदा नहीं है अगर आजादी के 70 के साल भी ये हालात है। तो बहुत देश को, बहुत कुछ आम जनता को बहुत कुछ करने की जरूरत है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा है। और तुरंत ऐसा इनका नतीजा बिल्कुल फास्ट ट्रैक पे काम होना चाहिए और तुरंत की तुरंत इनका नतीजा आना चाहिए ताकि लोगों को आंखें खुले। नहीं तो ऐसा जो करने वाले थे। और सीधे लिए चलते हैं आपको चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको दिखाते हैं। दुग्ध सहकारी समितियों से जुड़े दूध उत्पादकों की अप्रैल, मई, जून के 15 करोड़ 59 लाख रुपए वो सब्सिडी के उनके रुके हुए थे। कल हमने वहां बटन दबा करके डीबीटी के माध्यम से उनके खाते में ये पैसा पहुंचाया है। इस वित्त वर्ष के दौरान अंत्योदय परिवारों के सदस्यों की प्रोत्साहन राशि 5 रुपए प्रति लीटर से बढ़ाकर 10 रुपए प्रति लीटर कर दी गई है। कल हमने ये निर्णय किया था। इसी योजना के अंतर्गत पिछले वित्त वर्ष में 39 करोड़ 37 लाख की सब्सिडी दी गई थी।
जो कि इस वर्ष योजना का बजट हमने 100 करोड़ रुपए कर दिया है। हमने 5वां जो कार्य दुग्ध उत्पादकों के लिए किया, मुख्यमंत्री दुग्ध उपहार योजना के तहत वीटा के जून 2024 तक के लगभग 41 करोड़ रुपए की राशि लंबित बिलों की अदायगी विभाग द्वारा वो थी। हमने कल इसका भी निर्णय किया है कि वो 2-3-4 दिनों के अंदर ये सारा का सारा पैसा उन तक पहुंच जाएगा, वो भी जारी करने का हमने निर्णय किया है। और ताकि किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी ना हो, उसको लेकर के हमारी सरकार ये प्रमुखता से दुग्ध उत्पादकों के लिए, चाहे हमारे जो किसान है, जो पशुपालक हैं, ऐसे सब लोगों के लिए हमने ये काम किया है। आज के जो हमारे, क्योंकि एक प्रमुखता से जो हमने हमारी कैबिनेट ने फैसला किया था, हमने फैसला किया था कि किसानों को उनके खाते में बारिश कम होने की वजह से 2-2 हजार रुपए हम भेज रहे हैं। आज हमने उसकी फर्स्ट किस्त जारी की है और उस फर्स्ट किस्त के अंदर हमने 525 करोड़ रुपया भेजा है। क्योंकि आप लोगों के बीच में मैं कुछ क्वेश्चन वो विपक्ष से करना चाह रहा हूं, क्योंकि आजकल वो प्रदेश के अंदर हमारी पार्टी के प्रति, क्योंकि कांग्रेस अपना राजनीतिक लाभ लेने के लिए, अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन को तलाशने के लिए हमारी सरकार के प्रति ऊल जुलूल, निराधार, तथ्यहीन, भ्रामक व झूठे आरोप लगा रही है। इसके लिए उन्होंने एक यात्रा शुरू की है, उसको जानते हैं। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने, मैं 10-11 क्वेश्चन तैयार किए थे, परंतु कांग्रेस की स्थिति इतनी खराब है कि इतने ज्यादा क्वेश्चन हो गए मेरे पास। मैं सोच रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं और क्वेश्चन बढ़ते चले गए। मैं पूछ रहा था, अभी ये किसानों से संबंधित क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, और भी होंगे बचे हुए, वो भी अभी क्योंकि मैं लिख रहा था तो ध्यान नहीं रहे। परंतु मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं कि हमारी सरकार पिछले 10 साल के कार्यकाल में अन्नदाता किसान के हित में अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं और किसानों के लिए ऐतिहासिक फैसले हमारी सरकार ने लिए हैं। हमने पिछले 10 वर्षों में 50,65,264 मीट्रिक टन बाजरे की खरीद एमएसपी पर की है। उस पर बाजरे पर हमने भावांतर भी दिया है। मैं आज आपके माध्यम से किसानों के हितैषी होने के नाम पर जो घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, जो घूम रहे हैं हिसाब मांगते हुए, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आपका 10 साल का कार्यकाल रहा, आप भी 2004 से लेकर के 2014 तक 10 वर्ष तक सत्ता में रहे। आप ये बताने का काम करें कि हरियाणा प्रदेश के किसान का बाजरा एमएसपी पर कितना खरीदा है। आपकी जो फिगर थी 50 लाख, हाँ मैं फिगर बता रहा हूं, 50,65,264 मीट्रिक टन एमएसपी पर खरीदा है। भावांतर भी दिया है हमने, ये एमएसपी पर खरीदा है और भावांतर भी दिया है। मैं उन लोगों को पूछना चाहता हूं, वो भी अपना एक पत्र जारी करके बताएं कि हमारी 2014 से लेकर के 2010 तक सरकार रही है कि आपने कितना एमएसपी पर खरीदा है। दूसरा, मैं ये क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि दूसरी बात यह भी मैं बताना चाहता हूं कि हमने पिछले 10 सालों में कुल 33,52,000 मीट्रिक टन सरसों एमएसपी पर खरीदी है। उन्होंने अपने 10 साल में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है, वो अपने प्रदेश के, हरियाणा प्रदेश के किसान को
बताने का काम करें, इसके ऊपर जवाब देने का काम करें कि उनका भी 10 साल का कार्यकाल रहा। हमने तो 33,52,000 मीट्रिक टन किसान की सरसों एमएसपी पर खरीदी। वो भी बताएं कि उन्होंने 10 सालों में कितनी सरसों एमएसपी पर खरीदी है। तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि 10 साल के कार्यकाल में 96,232 मीट्रिक टन सूरजमुखी की खरीद हमने एमएसपी पर की है। हमने वर्ष 2023-24 में सूरजमुखी की भावांतर भरपाई योजना के तहत हम हरियाणवी अब हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं। हमारा हरियाणा, नॉन स्टॉप हरियाणा। साथ धोखा किया है जो ये आजकल हिसाब मांग रहे हैं। यदि मेरा यह आरोप गलत है तो वो बताएं कि उन्होंने अपने 10 वर्षों में अपने शासनकाल के अंदर कितनी सूरजमुखी किसान की एमएसपी पर खरीदी है, ये बताने का काम करें। खाली इधर उधर के आरोप नहीं लगाने चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चौथा मेरा क्वेश्चन है कि 2005 से 14 तक हमारा अन्नदाता अपनी आलू, प्याज, टमाटर जैसी फसलें हर वर्ष सड़कों के ऊपर फेंकता था। आप लोगों को भी मालूम है, क्योंकि आप लोग दिखाते थे। आप तो जहां किसान ट्राली झाड़ के सड़क के ऊपर चला जाता था, सबसे पहले आप ही दिखाते थे उसको। वो सड़क के ऊपर फेंकने के लिए मजबूर होता था। याद कीजिए, और आज का समय जब किसानों को पूरा भाव देने का काम हमारी सरकार कर रही है। हमारी सरकार ने सुनिश्चित किया है कि बागवानी किसानों को बाजार भाव में गिरावट की मार न झेलनी पड़े, इसके लिए हमने भावांतर भरपाई योजना के तहत बागवानी फसलों को भी सुरक्षित करने का काम ये हमारी सरकार ने मूल्य निर्धारण किया है। इस योजना के तहत मैं बताना चाहता हूं, इस योजना के तहत, भावांतर भरपाई योजना के तहत हमारी सरकार ने फल व सब्जी उत्पादक 16,000 से अधिक किसानों को 64 करोड़ रुपए राशि भावांतर भरपाई के रूप में हमने उन तक पहुंचाई है। ये हमारे 10 वर्षों का कार्यकाल है। वो भी बताएं कि उन्होंने इसके लिए भावांतर भरपाई में कोई काम, कोई नीति, कोई योजना बनाई है। झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं है। हमारी सरकार उनसे ये जवाब मांगने वालों से पूछना चाहती है कि वो भी बताएं कि उन्होंने कौन कौन सी स्कीम के अंदर उन किसानों को लाभ पहुंचाया है। पांचवा मेरा क्वेश्चन है कि हमने 14 अन्य फसलें भी रिकॉर्ड खरीद एमएसपी पर की है, कर रहे हैं, आपके सामने है। अब हमने फैसला लिया है कि शेष जितनी भी फसलें किसान की हैं, एक एक दाने को उसको भी हमारी सरकार एमएसपी पर खरीदने का काम करेगी। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो लोग झूठ का डंडोरा पीट रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, वो ये बताने का काम करें कि उन्होंने अपने समय में कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं। वो भी जारी करें, वो बताएं ना कि 10 वर्षों के अंदर वो सत्ता के अंदर है, केंद्र के अंदर सरकार थी, प्रदेश में भी सरकार थी, वो बताने का काम करें। हमने तो बताया है कि नहीं, हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर 14 अन्य फसलें एमएसपी पर खरीदी हैं और हमने अब निर्णय लिया है कि किसान की सारी फसलें हम एमएसपी पर खरीदेंगे। परंतु वो जो झूठ फैला रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं, वो भी बताने का काम करें कि हमारा 10 साल का कार्यकाल था, कितनी फसलें एमएसपी पर खरीदने का काम वो उनकी सरकार ने किया है। छठा मेरा क्वेश्चन है कि फसल की खरीद और अन्य सरकारी लाभों के लिए बोई गई फसल का पंजीकरण और सत्यापन किए जाने के लिए 4 जुलाई 2019 से मेरी फसल
और इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। नमस्कार। Hey mom, hey, look, I can download a song